मेरी उम्र 23 साल है। सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। असल में संघर्ष, समझौता, त्याग ये सब 23 का होते होते बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ। पिताजी एक किताब की दुकान पर काम करते थे, लेकिन उससे घर का खर्च नहीं चल पाता था। अलबत्ता जिम्मेदारियों का बोझ खिलौने उठाने से पहले ही मेरे पल्ले पड़ गया। 3 महीने पहले माँ पिताजी मुझे छोड़कर कहीं चले गए। अब घर पे सिर्फ मैं अकेला था। घर में ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन मुश्किलों से लड़कर रोज़ एक एक दिन मेरी ज़िंदगी से निकल जाता था। पिताजी ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपने भाइयों को दे दी थी। उनके लिए वो थोड़ी बहुत ज़मीन कोई मायने नहीं रखती थी। माँ से कई बार झगड़ा हुआ, लेकिन पिताजी ने हमेशा एक ही बात कही, दुनिया रुपया पैसा ज़मीन जायदाद के लिए मर कट रही है। सब एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बेटे का दुश्मन बने। वो ज़मीन न लेकर अपने बेटे के लिए एक छोटी सी आज़ादी ले रहा हूँ। कम से कम अब तो कोई दुश्मनी नहीं करेगा उससे। कुछ देर बाद माँ की आंखों से देखा और मुस्कुराकर बोले, मैंने इतनी मेहनत से इसे पढ़ाया है और मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत इसने खुद की है। इसके लिए वो मुट्ठी भर ज़मीन नहीं बल्कि सारा आसमान बना है। पता नहीं चला कब पिताजी मुझे बेहतर इंसान बना गए। पिताजी मेरे लिए हिम्मत और तजुर्बा छोड़ गए थे। पिताजी की सीख मैंने गांठ बांध ली थी। वो कह गए थे, फरेब खाना तो सीख लेना, मगर फरेब करना मत सीखना। मैंने तस्वीर से ही माँ पिताजी का आशीर्वाद लिया और अपने काम पर निकल गया। सब माता पिता अपनी औलाद के लिए संस्कार ही छोड़कर जाते हैं, लेकिन आज के कलयुग में 16 संस्कार से ज़्यादा एक 17वां संस्कार चलन में है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। आजकल मान मर्यादा की रिश्ता, भावनाओं की धज्जियाँ उड़ाकर उनका अंतिम संस्कार ही तो करते हैं। पुराने ज़माने में लोगों में 36 गुण हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता आती गई, लोगों में एक नया गुण विकसित हो गया, जो आज अवगुण से प्रचलित है। मैं आपको ये सब बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई ज्ञानी हूँ, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। आज काम पर जाते वक्त एक अजीब सी हलचल थी मन में। पता नहीं क्या क्या होने वाला था। इन्हीं ख्यालों में गुम था कि तभी अचानक मेरी नज़र उस घर पे पड़ी। वो नीले रंग से रंगा था, जिस घर से मेरा रिश्ता पिछले 5 साल से अटका था। वो नीला घर मोनिका का था, जो मेरी ही हम उम्र थी। पिछले 5 सालों से एक तरफा प्यार करता था मैं इस लड़की से। सरकारी नौकरी की तरह ये भी बहुत उलझी हुई पहेली थी। शायद इन 5 सालों में चाहता तो 5 लड़कियों से चक्कर चला सकता था, लेकिन मोनिका पहली नज़र में ही दिल में समा गई थी। अब तो कोशिशें बस उस तक पहुंचने की होती थी। पिछले 5 सालों में मैंने 50 बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कभी मिली जुली प्रतिक्रिया मिली तो कभी गुस्से से प्रतिक्रिया आई। असल में मोनिका हाई प्रोफाइल फैमिली से थी। मेरे जैसा इंसान उसकी रोज़मर्रा की आदतों को अब कभी नहीं झेल सकता था। अभी पिछले रविवार को तो मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया ही था। इस बार उसने मुझसे कहा, तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन मैं किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती। मुझे आज़ादी पसंद है, और फिर तुम्हारे महीने भर का खर्च मेरे लिए एक दिन भी नहीं चलेगा। इसलिए संभल जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। शायद उस वक्त कुछ न बोलता तो बेहतर था, और उसने सच ही तो कहा था। मुझे अपनी हद मालूम रहनी चाहिए थी, लेकिन ये दिल था जो हर बार बगावत कर देता था। वो जब जब सामने आ जाती सब कुछ भूल जाता। मैं मोनिका के घर को देख रहा था, सोच रहा था कि शायद अभी छज्जे पे दिख जाएगी। तभी फ़ोन
बज उठा। मेघा का फ़ोन था। उसने बताया कि आज काम की छुट्टी है, सर की बीवी का जन्मदिन है, इसलिए आज दुकान नहीं खोलेंगे। मैं घर वापस आ गया। मैंने रवि को फ़ोन किया। रवि मोनिका का पड़ोसी था। मेरी अच्छी दोस्ती थी रवि से, लेकिन उसे ये कभी नहीं बताया कि मैं मोनिका को पसंद करता हूँ। हिम्मत नहीं थी खुद का मजाक उड़वाने की। रवि आधे घंटे में घर आ गया। हम लोग पढ़ने लगे, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा बार हटकर मैंने मोनिका के ख्यालों में चला जाता था। फिर आज बातों बातों में मैंने रवि को सब कुछ बता दिया। मैंने बता दिया कि मोनिका को मैं बहुत चाहता हूँ, मुझे बहुत वो पसंद है। वो रवि मुस्कुराने लगा। मैंने पूछा कि तू क्यों हंस रहा है? रवि ने कहना शुरू किया, यार तू शक्ल पे मत जा। मोनिका के दिन और रात सब एक जैसा है। ना घर आने का वक्त है, ना घर से जाने का वक्त। पब और बार इसके रोज के काम हैं। 3 बॉयफ्रेंड हैं उसके। मैं अवाक था। जो सुना उस पर भरोसा करना मुश्किल था। रवि ने फिर से कहा, वो लगती नहीं है कि वो ऐसी होगी। फिर अगले ही पल सोचा, बॉयफ्रेंड है तो बने रहें। ज़रूरी थोड़े ही है कि हर बात का एक ही मतलब निकले। दोस्ती एक अलग मुकाम है। दोस्ती प्यार से कहीं ज़्यादा पवित्र है। मैंने ये बात समझी थी कि राधिका कन्हैया के लिए रोई थी और कन्हैया सुदामा के लिए। फिर दोस्ती तो दोस्ती है, लड़कों से हो या लड़कियों से। अपनी उम्र से कम या ज़्यादा उम्र वाले से दोस्ती नहीं देखी। दोस्ती बस सच्चाई देखती है, ईमानदारी देखती है, अपनेपन का भाव देखती है। ना चाहते हुए भी मैंने मोनिका की निगरानी करने की सोची। शायद ये गलत बात हो, लेकिन अगर मन में संशय हो तो उसे दूर कर लेना चाहिए। 4 महीनों तक निगरानी करने के बाद रवि की कही हुई एक एक बात 100 आने सच थी। मैं मोनिका से प्यार तो अब भी करता था, लेकिन कुछ था जो मन में संशय पैदा करता रहता। एक लड़के के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। जवानी के जोश का अंदाज़ा तब हुआ जब उसको प्रेग्नेंट हुए अच्छा खासा वक्त हो चुका था। अब सिर्फ एक ही उपाय बचा था, बच्चा पैदा करने का। हालांकि ये बात सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली वालों को, लड़के की फैमिली वालों को पता थी। मुझे ये सब बात पता नहीं थी, और अगर मुझे ये उस वक्त पता चल जाता तो शायद ये कहानी अधूरी रह जाती। मैं अपने प्यार के लिए जासूस तो बना, लेकिन जासूस के साथ साथ उसका वकील भी बना। मेरे हिसाब से मोनिका अब भी गलत नहीं थी। शायद अब भी चीज़ें सुधारी जा सकती थी, और वो प्यार ही क्यों जो सही और गलत के बीच उलझ जाए। और बड़े शहरों में तो पेट के साथ भावनाओं में भी चर्बी बढ़ी जाती है। जितना बड़ा शहर उतना ज़्यादा बेदिल वहाँ के लोग। इससे अच्छा तो हमारा गांव था। हमारा छोटा सा शहर ही ठीक था। कम से कम वहाँ अभी लिव इन रिलेशनशिप का भूत तो नहीं आया था। लेकिन जिस तरह से दुनिया चल रही थी, शायद ये लिव इन रिलेशनशिप छोटे शहरों में भी पहुँचने वाला था। मोनिका जिसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, उसका नाम विजय था। दोनों के परिवार वालों को ये बात पता चल चुकी थी, लिहाजा उन्होंने दोनों की शादी कराने की सोची। विजय और मोनिका दोनों बहुत अमीर थे, लेकिन उनकी शादी से पहले ऐसी हरकत ने उनकी इंसानियत को कहीं से ज़्यादा गरीब बना दिया था। विजय का कोई भाई नहीं था, बस 2 बहनें थीं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी थी और एक फिनलैंड में पढ़ाई कर रही थी। विजय को बहनों के हिस्से से भी ज़्यादा प्यार मिला, लेकिन इसलिए विजय की इस हरकत ने उसके माँ बाप ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। आखिरकार मोनिका की डिलीवरी का वक्त आ गया। उसने उसी घर में एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जहां वो विजय के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। लेकिन विजय और उसके परिवार वालों को बेटी मंजूर नहीं थी। विजय ने अपना रंग दिखाते हुए कहा, अगर मेरे साथ रहना है तो इस बच्ची को अभी कहीं छोड़ आओ। हमें घर का वारिस चाहिए था, एक बेटा चाहिए था। जब बेटा ही नहीं हुआ तो फिर शादी करके क्या करूँगा? अगर बेटी पालनी है तो बिना शादी के तुम खुद पालो।
और अगर मेरे साथ रहना है तो इसे अभी इसी वक्त कहीं छोड़ आओ, कहीं किसी सुनसान जगह पे कहीं भी ले जाके कुछ भी करो, लेकिन जो भी फैसला लेना है अभी लो, वरना तुम्हें पता है कि मैं क्या करूँगा। मोनिका सिहर उठी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि विजय कभी ऐसा निकलेगा। उसके सामने एक अंतहीन अंधेरा छा गया। मोनिका चाहे कैसी भी लड़की हो, लेकिन वो स्वाभिमानी थी। शायद नए रंगों की दुनिया में वो खुद की चमक कहीं बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। मोनिका ने अपनी आंखों से आंसू छुपा लिए और बेझिल कदमों से विजय के घर से निकल गई। उसके कदम जहाँ चले वो चलती गई। सामने उसका नीला घर था। अक्टूबर की हल्की सर्द रात थी। वक्त कोई 2 बजे का रहा होगा। उसने घंटी बजाई। 5-6 बार घंटी बजा लेने के बाद उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। उसके पापा भी उसकी माँ के पीछे दरवाजे पे आ गए। उसके हाथ में नन्ही बच्ची देखकर माजरा समझते देर नहीं लगी। मोनिका से उसके पापा ने 2 टूक कहा, अगर घर आना है तो इस पाप को बाहर छोड़ कर आओ, वरना आज से अभी से इस घर को भूल जाओ। तुम्हारी अय्याशी की वजह से अपनी इज्जत को धूमिल नहीं कर सकता। एक बदनाम लड़की का बाप नहीं बनना मुझे। मोनिका ने बिना कुछ कहे अपनी बेटी अपनी माँ को दी और घर से अंदर जाते हुए बोली, मैं आखिर इस बार अपना कुछ सामान लेने आई हूँ। वह मेरी बेटी है, ऐसे कैसे कहीं भी छोड़ दूँ। आप लोगों की तरह खुदगर्ज नहीं हूँ मैं। अपने कमरे में जाके उसने नींद की गोली की डिब्बी अपने हाथ में ली और कमरे से बाहर आई। अपनी बेटी को अपनी गोद से लिया और बोली, मुझ पे आप लोगों का गुस्सा जायज़ था और जायज़ है, लेकिन इस नन्ही जान का क्या कसूर। इसने तो अभी अभी आंखें खोली है। मैं कैसे इस पे मुसीबत आने दूँ। शायद रिश्तों से लगी इस 2 ठोकरों ने मोनिका के मातृत्व के भाव को जगा दिया था। वो बेजान सी पड़ गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। सुबह के 4 बज चुके थे। मोनिका अपनी बेटी को लेके पास ही एक मजार के पास बैठ गई। एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। इस वक्त मोनिका को शायद ये पेड़ ही अपना लगा होगा। मोनिका जानती थी कि सुबह 5-6 बजे ये रास्ता थोड़ा खुल जाता है, पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। कोई इक्का दुक्का विरले ही छोटे रास्ते से जाता था। पैदल जाने के लिए ठीक था ये रास्ता, लेकिन रास्ता उबड़ खाबड़ था। उसने अपनी बेटी को दूध पिलाया और अपनी गोद में उसे उठाकर बेदर्द दुनिया से छुपा लिया। जब वो सो गई तब मोनिका ने वो डिब्बी निकाली और सारी गोलियां निगल ली और अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। और मुझे आज रात बहुत ज़्यादा बेचैनी होती रही। पूरी रात करवटें बदलते बदलते ही बीती। सुबह 4:30 बज चुके थे और बेचैनी बहुत ज़्यादा थी। मैं उठा और घूमने निकल पड़ा। मैं अक्सर मजार वाले रास्ते से होकर गुजरता था। थोड़ा सुकून महसूस होता था इस रास्ते पर। मैं अपनी धुन में जा रहा था कि अचानक मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। कोई बच्चा रो रहा था। मैं चौंक गया। मैंने हिम्मत करके आवाज़ की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। पास जाके देखा तो नीली साड़ी में एक औरत बैठी थी और उसकी गोद में कोई बच्चा था। मैंने उसको आवाज़ लगाई, कई बार पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। मेरे हाथ की उंगलियों से उसका पल्लू छिटक गया। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसके चेहरे की तरफ लगा दी। मैं अवाक खड़ा रह गया। मैंने उसको हिलाकर जगाना चाहा तो उसके पास से गोलियों का वो डिब्बा लुढ़कती हुई मजार के पत्थर के पास जाके रुक गई। मैंने डिब्बी को उठाया तो देखा कि वो नींद की गोलियों की डिब्बी थी। मैं घबरा गया। तुरंत मैंने मेघा को फ़ोन किया। मेघा मेरे घर के पास रहती थी और सबसे ख़ास बात, इस वक्त वही मदद के लिए सही इंसान थी। मेघा 10 मिनट में मेरे पास आ गई। मेरे पास उसे कुछ भी समझाने का वक्त नहीं था। मैंने बच्ची उसको दी, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया और खुद मोनिका को अपनी बाहों में लेके हाईवे की तरफ चल निकला। 1 घंटे के बाद मोनिका हॉस्पिटल में थी, लेकिन हालात अभी नाजुक थी। डॉक्टर अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। 2 घंटे की मेहनत के बाद डॉक्टर बोले, अभी खतरे से बाहर है,
लेकिन होश में आने में वक्त लगेगा। 5-6 घंटे हो चुके थे। दोपहर के 2:30 बज चुके थे। मोनिका को होश आ रहा था। धीरे धीरे वह होश में आई और मुझे अपने सामने खड़ा देख के बोली, तुम यहाँ कैसे? मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया? और यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? मोनिका को मैंने चुप कराया और मेघा को अंदर बुलाया। मोनिका की बेटी मोनिका को सौंप दी। उसकी आंखों से आंसू किसी मोतियों की तरह बिखरती माला की तरह बहते चले आए। मोनिका से मैंने हिम्मत करके सब पूछ ही लिया था कि कैसे वो उस मज़ार पे पहुंची और ये सब कैसे क्यों कर बैठी। सवाल तो बहुत थे, लेकिन शायद जवाब मिलना इतना आसान नहीं था। वो अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगाते हुए बोली, मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहती। कुछ देर खामोश रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। सबने मुझे ठुकरा दिया, अपनों ने सौतेलों से भी बुरा बर्ताव किया, पर तुमने किसी भी रिश्ते से मेरी जान बचाई। ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। मैंने मोनिका की बेटी को हाथ में लिया, उसे थोड़ा खिलाया और वापस मोनिका को दे दिया। लेकिन उसकी बेटी ने मेरी उंगली कस के पकड़ ली। कहने को एक नन्ही जान थी, मेरी उंगली ऐसे पकड़ रखी थी जैसे मानो मुझसे कहना चाह रही हो कि मुझे छोड़ के मत जाओ। हम तीनों ये देख के हैरान थे। मैंने उसके हाथ से उंगली छुड़ा ली तो वो रोने लगी। मुझसे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने मोनिका की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए बोला, जो हुआ वो बीत गया, अब आगे बढ़े। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो इस नन्ही जान का क्या होता? कभी सोचा है? अपने बारे में नहीं, कम से कम इसके बारे में सोचा होता। फिर मुझे लगा कि ये शायद उसका साथ देने का वक्त है। मैंने फिर मोनिका की तरफ देखा और कहा, मेरा एहसान चुकाने का एक तरीका है। उसने पूछा, क्या तरीका है? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बस तुम मेरी 1 महीने की तनख्वाह से घर संभाल लेना। मोनिका एकटक मुझे निहारी जा रही थी। वो कुछ नहीं बोली, बस मुझे देखती रही, कुछ सोचती रही, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। पहले मुझे लगा था कि तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन आज मैं जान गई हूँ कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं थी। तुम्हारा प्यार ठुकराकर शायद इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी। मैंने एक हाथ से उसका हाथ कस के थाम लिया। फिर वो कुछ और कहती तो मैंने अपनी उंगली उसके मुंह पर रख दी और उसको चुप कराते हुए बोला, ये सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मेरा प्यार निश्चल है। मेरे मन में या मेरे दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं फिर पूछता हूँ कि क्या तुम मेरी 1 महीने की तनख्वाह में घर चला पाओगी? मोनिका समझ चुकी थी कि ज़िंदगी में सच्चा प्यार कितना मायने रखता है, एक ईमानदार हमसफ़र की क्या अहमियत होती है। मोनिका उठी, उसने अपनी बेटी मुझे दी और कस के मेरे गले से लग के खूब रोई। फिर मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोली, ये ज़िंदगी तुम्हारी ही दी हुई है, तुम्हें मैं कैसे मना कर सकती हूँ। तुम जैसा जीवन साथी मुझे कभी भी नहीं मिल सकता, शायद किसी भी दुनिया में नहीं मिलेगा। फिर मेरे सीने के पास आकर अपना सिर ले जाकर बोली, हाँ मैं कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? हमें एक कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस कहानी में काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी का भाव है, काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी को सीख मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।